नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज बात उसकी जो कहलाता है सब्जियों का राजा। जी हां, आलू, जो हर खास व आम की पसंद है। ये एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी दूसरी तरकारी के साथ आराम से एडजस्ट कर लेती है। वैसे तो ये सर्दियों की फसल है, लेकिन इसे खाया साल भर जाता है। और सिर्फ सब्जी के तौर पर ही नहीं, बल्कि इससे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्लेक्स और न जाने क्या क्या बनते हैं। यानी अब आलू एक मामूली सब्जी न रहकर बहुत बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं कि ये आलू किस तरह आपको किसान से उद्यमी बना सकता है और आपकी कमाई में कई गुना इजाफा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, आलू रखे आगे, रसोई में भी कमाई में भी। आपकी रसोई में हरदम मौजूद आलू आपके लिए इतना मामूली हो गया होगा कि आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये कोई विशुद्ध भारतीय सब्जी नहीं है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने सालों और मीलों का सफर तय किया है। लेकिन अब भारत आलू उत्पादन के मामले में अच्छों को पछाड़कर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर टिका हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपका आलू से एक छोटा सा परिचय करवा दें। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में आलू उगाया जा रहा है। भारत में भी इसका शुमार प्रमुख फसलों में होता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका की इंडीज पर्वत श्रृंखला के इलाके में मानी जाती है। 16वीं शताब्दी में स्पेन के लोग इसे यूरोप लेकर आए। बाद में औपनिवेशिक प्रसार के साथ साथ ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा। भारत में ये 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आया। लाने वाले थे ब्रिटिश धर्म प्रचारक और पुर्तगाल के व्यापारी। हमारे देश के करीब 23 राज्यों में आलू बोया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और गुजरात इसकी खेती में आगे हैं। उत्तर प्रदेश का नंबर पहला है। 2008 के दौरान जहां देश में करीब 3.5 करोड़ टन आलू की उपज हो रही थी, वहीं आज उपज का आंकड़ा 5 करोड़ 30 लाख टन के आसपास है। इस समय पूरी दुनिया के कुल आलू उत्पादन का 38% हिस्सा भारत और चीन से आता है। इसके अलावा विश्व स्तर पर 2050 तक इसमें सालाना 3% के इजाफे का अनुमान है। तब दुनिया भर में इसका उत्पादन 71 करोड़ टन से भी आगे निकल जाएगा। कमाल की बात तो ये है कि 1960 से 2016 के बीच आलू के क्षेत्रफल में कमी आई, जबकि उत्पादन में 40% का इजाफा देखने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आलू की उत्पादकता बढ़ी है और पहले के मुकाबले प्रति हेक्टेयर अब कहीं ज्यादा आलू की पैदावार हो रही है। आलू उत्पादन में चूंकि भारत प्रमुख भागीदार है, इसलिए हमारी अहमियत को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। यही वजह है कि 2020 में वैश्विक आलू कॉन्क्लेव का आयोजन भारत में ही हुआ था। आलू भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रमुख फसलों में गिना जाता है। खास तौर से आज के दौर में पोषण सुरक्षा के लिहाज से इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। वहीं बदलती जीवन शैली ने आलू के उत्पादों का एक बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है। ऐसे में आलू की व्यावसायिक खेती से बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मकसद बिल्कुल साफ होना चाहिए और पहले कदम से ही यानी बुआई के समय से ही पूरी प्लानिंग के साथ शुरुआत करनी चाहिए। आलू की बुआई से पहले ही तय कर लें कि आपका मकसद क्या है। बीज उत्पादन के लिए बो रहे हैं, प्रसंस्करण के लिए बो रहे हैं या फिर सब्जी के लिए। जिस भी मकसद के लिए आप आलू लगा रहे हैं, उसकी किस्म अपने इलाके के हिसाब से चुनें। बीज उत्पादन के लिए बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ कंद लें और एकदम समय पर इसकी रोपाई करें, क्योंकि देर करने पर कवक वाहक कीट हमला कर सकते हैं। समय पर ही खाद, पानी और दूसरे काम अंजाम दें, यानी 15 अक्टूबर के आसपास रोपाई कर लें। आलू जो लगाने का हमारा समय है वो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उस पर लगाते हैं, लेकिन एक
इन समय को हम तापमान के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर में जब भी दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब ये मुख्य फसल की बुआई के लिए अच्छा माना जाता है। जब हमारे दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री या 34 डिग्री होता है और रात का तापमान 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब ये अगेती फसल जो हम अधिक तापमान के समय में लगाते हैं, जिनका बाज़ार में भाव अच्छा मिलता है। जब त्योहारी मौसम आता है और आलू जल्दी हम निकाल के ले जाते हैं तो उनकी मूल्य जो है हमको अच्छा मिलता है। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनको हम पछेती अवस्था में लगा सकते हैं, जैसे हमारी कुफरी सदाबहार किस्म है, या जो किस्म कुफरी आनंद है, उनको लगाकर हम पछेते समय में आलू की खुदाई कर कर बाजार में ले जा सकते हैं। इस समय आलू की करीब 200 किस्में हैं। इनमें कुछ जंगली हैं और कुछ कृषि योग्य। इस समय हम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में हैं, जो मेरठ के मोदीपुरम में स्थित है। 66 किस्में अकेले इसी संस्थान ने दी है। कुछ किस्में क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, तो कुछ गुण विशेष को। हमारे संस्थान द्वारा लगभग 66 किस्मों का विकास किया गया है। ये किस्म उपयोग के आधार पर हैं वर्गीकृत और क्षेत्र विशेष के आधार पर हैं, या उनमें किसी विशेष गुण, जैसे कि उसमें पिछेता झुलसा के प्रति जो उसमें रेजिस्टेंस है वो है, या फिर अगर कोई किस्म सिर्फ प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए ही बनी है, जैसे हमारी चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 4 है, फ्राई सोना है, कुफरी फ्रायो एम है, ये सब फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हैं और चिप्सोना 1 और 3 चिप्स के लिए हैं। तो ऐसी किस्में, कुछ किस्में अगेती हैं, जैसे हमारी कुफरी सूर्या है जो अधिक तापमान के सहिष्णुता रखती है। कुफरी किरण है जो अभी हाल ही में जारी की गई किस्म है, जो अधिक तापमान पर उगाई जा सकती है। अगर प्रसंस्करण के लिए आलू चाहिए तो फिर ध्यान रखें कि फैक्ट्रियां आपके आसपास हो। ऐसी जगहों पर कंपनियों से अनुबंध करना आसान होगा और आपको बेहतर कीमत मिल सकेगी। चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3 और फ्राई सोना, ये ऐसी किस्में हैं जो प्रसंस्करण के लिए ही तैयार की गई हैं। वहीं पोषक तत्वों के लिए पुखरी नीलकंठ है। ये बैंगनी रंग के छिलके वाली अद्भुत प्रजाति है। सब्जी का आलू आप किसी भी इलाके में बो सकते हैं। कुफरी बहार सबसे अच्छी किस्मों में से एक है, जबकि कुफरी ज्योति को पूरे भारत में कहीं भी लगा सकते हैं। अगेती फसल के लिए कुफरी पुखराज है। इसी तरह कुफरी ख्याति और कुफरी संगम भी उन्नत किस्मों में शामिल हैं। ज्यादा उत्पादन चाहते हैं तो कुफरी मोहन और कुफरी गंगा बो सकते हैं, और अधिक भाव लेना है तो अगेती किस्म लगानी होगी। एक बात का ध्यान रखें, बीज को कोल्ड स्टोरेज से सीधे खेत में न ले जाएं, बल्कि पहले इसे छायादार जगह पर कुछ दिन के लिए रख दें और जब कल्ले निकलने लगे तो उसे रोक दें। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने रोगरोधी किस्में भी तैयार की हैं, इसके बावजूद अलग अलग तरह की बीमारियां और कीट परेशान करते रहते हैं। खास तौर से सफेद मक्खी और माहू जैसे कीट लगना आम बात है। इसी तरह झुलसा रोग भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इनसे निपटना है तो रोग और कीट की पहचान करनी होगी। साधारण तौर पर जो हमारे खाने वाली किस्में हैं, जो हमारी किस्में जिनका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, उन किस्मों में 150 किलोग्राम नत्रजन और 100 किलोग्राम 80 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम हमारी जो पोटास की मात्रा है उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो प्रसंस्करण वाली किस्में हैं उनमें हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1.25 गुना, लगभग जो खाने वाली किस्मों के लिए जो हमारी अनुशंसा है उससे 1.25 गुना, यानी कि अगर हम 150 किलोग्राम से 180 किलोग्राम दे रहे हैं तो 180 से हमारा 250 केजी से लेके 260-70 केजी तक नाइट्रोजन चला जाता है। फास्फोरस की मात्रा सामान्य होती है और पोटास की मात्रा भी 1.25 से 1.5 गुना हो जाती है, जो हमारी अनुशंसा सब्जी वाली किस्मों की है। बीज वाली फसल में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, जैसे कि ड्रोगिंग। ये ऐसी क्रिया है जिसमें बीमार या दूसरी किस्म के पौधों को कंद सहित उखाड़कर खेत से बाहर करना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बीज स्वस्थ हो और उसमें किसी दूसरी किस्म की मिलावट न हो।
अच्छे फसल प्रबंधन के अलावा इसकी खुदाई का सही प्रबंधन करना भी उतना ही जरूरी है, वरना फसल को नुकसान होने से सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कई बार सही तरीके से खुदाई न करने पर आलू कंद के ऊपरी हिस्से पर निशान लग जाता है, जिससे भंडारण के समय आलू के खराब होने की आशंका रहती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जब मौसम अधिक गर्म या ठंडा हो तब फसल की खुदाई नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं आलू की खुदाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फरवरी और मार्च के महीने में आलू की फसल पककर तैयार हो जाती है और यही खुदाई का सही समय है। जिन किसानों को आलू रोपे हुए 15 हफ्ते हो गए हैं, वो इसकी खुदाई कर सकते हैं। बेहतर होगा कि खुदाई के 8 से 10 दिन पहले पत्ते काट दें। इससे जमीन में दबे कंदों का छिलका मोटा और मजबूत हो जाएगा। पत्ते काटने से 10 दिन पहले सिंचाई भी बंद करनी होगी। छिलका जितना मोटा और मजबूत होगा, खुदाई और ढुलाई के दौरान उसके छिलने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। आलूओं की खुदाई कैसे करनी चाहिए और आलूओं की खुदाई करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार जी से। सर, क्या बताएंगे, जब आलूओं की खुदाई होती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे होती है, उस बारे में ज़रा हमें बताएं। हाँ, देखिए, आलू की खुदाई, एक तो इसमें मॉइस्चर सही होना चाहिए खेत में। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तब भी परेशानी रहती है, और अगर मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है तो क्या है, ढीले उखड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे इस बार बारिशें बहुत हुई हैं तो काफ़ी घास हो गई है खेत में और थोड़ी सी परेशानी हो रही है उखाड़ने में, लेकिन उखाड़ना तो है ही। अच्छा, दूसरा फिर ये देखते हैं कि आलू कट ना जाए। मतलब जो ब्लेड है हमारा, उसकी गहराई ऑप्टिमम होनी चाहिए। मतलब ब्लेड बहुत ज़्यादा गहरा भी ना होना चाहिए और ना बहुत ऊपर होना चाहिए। अगर ब्लेड ऊपर रह जाता है तो क्या होगा, आलू कटने शुरू हो जाएंगे। और आलू के पत्ते जो है वो पहले ही हम लोग काट लेते हैं। ये कटे हुए पत्ते पड़े हैं तो पत्ते पहले ही काट लेते हैं, जिससे कि वो डिगर में ना फंसें, और ये हम सावधानी बरतते हैं। खुदाई के 2 तरीके हैं, खुरपी विधि और मशीन विधि। खुरपी विधि से समय और मजदूर ज्यादा लगते हैं और कंदों के कटने की समस्या भी ज्यादा रहती है, जबकि मशीन सस्ती पड़ती है और ज्यादा साफ आलू निकालती है। परिपक्व और पूर्ण आकार वाले कंदों को मुख्य फसल कहा जाता है, जबकि छोटे, गोल और अपरिपक्व कंद नए आलू कहलाते हैं। नए आलू का छिलका बहुत महीन होता है, इसलिए लोग इसे बिना छीले ही खा लेते हैं। नए आलू को किसी भी समय इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जबकि मुख्य फसल को हमारे किसान अक्सर बाद में उपयोग के लिए संभाल कर रख लेते हैं। कृषि विशेष में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी आलू के भंडारण और प्रसंस्करण की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Hey, I'm the dishwasher. And the car cleaner. And the glass cleaner. I am the ultimate all-in-one clean all. Clean all for everything and every purpose. Mysore Sandal Clean All. इस त्योहार आपके घर की लक्ष्मी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाया है खास फेस्टिवल ऑफर। सेंड गृह लक्ष्मी होम लोन मात्र 6.5% इंटरेस्ट रेट पर 5 EMI वेवर्स के साथ, और सेंड वाहिनी व्हीकल लोन मात्र 7% इंटरेस्ट रेट पर। साथ ही 31 मार्च तक प्रोसेसिंग चार्जेस वेवर। विजिट centralbankofindia.co.in और मिस कॉल ऑन 9223901111। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Welcome to Utkal, the land of artistic excellence. Marvel at the craftsmanship of self-filigree work. Dive into the colors of Pipili's applique work and Raghurajpur's Pattachitra paintings. Appreciate the variegated Sambalpuri Ikat handlooms. Take home a bit of Orissa, India's best kept secret.
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज हम आपके लिए आलू से बेहतर कमाई का नुस्खा लेकर आए हैं। खेत से निकले आलू को अगर किसान सीधे मंडी ले जाए तो हो सकता है उन्हें वाजिब दाम न मिले, क्योंकि मंडी में आवक बढ़ने से आमतौर पर भाव गिर जाते हैं। कम दाम में अपनी मेहनत की फसल बेचने के बजाय देर से फसल बेचकर या बेहतर होगा प्रसंस्करण करके ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे में भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भंडारण 2 तरीके से किया जाता है। कम अवधि के लिए आप खेत पर भी भंडारण कर सकते हैं, वहीं लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का सहारा लेना होगा। आलू का भंडारण सिर्फ मुख्य फसल का ही होता है, यानी ऐसे कंद जो परिपक्व हों और पूरे आकार वाले भी। पछेती या नए आलू का भंडारण सही नहीं रहता। इस तरह के कंदों को जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। भंडारण चाहे खेत पर कर रहे हो या शीत गृह में, सबसे पहले ग्रेडिंग कर लें, यानी कटे फटे, दबे कुचले या छिले हुए कंदों को छांटकर अलग कर लें, वरना ये दूसरे कंदों को भी खराब कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज या शीत गृह में भंडारण का किराया काफी ज्यादा है, इसलिए अच्छा होगा कि ये काम खेत पर ही कर लें। ग्रेडिंग के बाद कंदों का 1 से 1.5 मीटर ऊंचा ढेर लगाएं और इसकी चौड़ाई भी 1 से 1.5 मीटर ही रखें। ज्यादा ऊंचा या ज्यादा चौड़ा ढेर लगाएंगे तो आलू की गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी और उसके खराब होने का खतरा बना रहेगा। याद रहे, भंडारण छायादार जगह पर ही करें और ढेर पर 6-7 इंच मोटी पुआल जरूर बिछा दें। इससे ढेर को पर्याप्त ठंडक मिलती रहेगी। इस समय जो हमारी समसामयिक हमारे कार्य चल रहे हैं उनमें से खुदाई है, और खुदाई में किसान भाइयों को ये जरूर देखना चाहिए कि जब भी खेत में खुदाई करने के लिए जाएं तो उस समय खेत में नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी आलू में ना तो चिपकनी चाहिए, ना ही खेत बहुत ज़्यादा सूखा होना चाहिए। तो अगर हम इस अवस्था में खुदाई करेंगे तो आलू खासकर जो हमारा उसमें चमक अच्छी रहेगी, और उसके उपरांत हम उसमें ग्रेडिंग और अन्य जो उसके हम खुदाई उपरांत हमारे तौर तरीके हैं कि उसको हम अपने खेत में उसका भंडारण करना है कुछ समय के लिए, या फिर हमें कोल्ड स्टोर शीत गृह में ले जाना है, तो उसके हिसाब से किसान भाइयों को अपना निर्णय लेना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखें। इसके बारे में जो भी खासकर जो हमें मुख्य बिंदु हैं खुदाई के दौरान, ये ध्यान देना है कि नमी पर्याप्त हो। दूसरा ये है कि इसके खुदाई पर जब भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, किसान भाई खेत में आलू या तो सुबह खोदें या शाम खोदें। आलू को खेत में बिल्कुल भी ना छोड़ें, और अगर खोदने की मजबूरी है तो तुरंत खोदकर उसको छायादार स्थान पर ले आकर 1 से 1.5 मीटर जो हमारे ढेर हैं उन पर आलू को रखें, और उसके ऊपर 6 से 7 इंच मोटी तह लगाकर पराली या जो हम धान से निकला हुआ जो जिसे हम पराली भी बोलते हैं उसको हम ढक देंगे छायादार स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, जिससे कि खेत पर ही कम से कम 60 से 70 दिनों का भंडारण किया जा सकता है। खुदाई के बाद भंडारण से पहले कुछ समय के लिए आलू को खेत में ही ऐसे छोड़ देना चाहिए। इससे कंदों पर मौजूद मिट्टी सूख जाएगी। ध्यान रहे, मिट्टी हटाने के लिए कंदों को धोना नहीं है। ऐसा करेंगे तो भंडारण के दौरान वो कम समय में ही खराब होने लगेंगे। यही वजह है कि हमारे विशेषज्ञ साफ मौसम में ही खुदाई करने की सलाह देते हैं। ध्यान रहे, अच्छे भंडारण के लिए खुदाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी जमीन न ज्यादा सूखी हो न ज्यादा नम। भंडारण के समय अगर ढेर की लंबाई ज्यादा हो गई है तो बीच में छेद वाला पाइप लगा दें। शीत गृह में बीज या फिर खाने के लिए आलू को भंडारित किया जाता है। बीज के लिए भंडार गृह का तापमान 2 से 4 डिग्री रखा जाता है। इतने तापमान पर आलू में मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाती है। यही वजह है कि शीतगृह में रखे आलू जब हमारी थाली तक पहुंचते हैं तो स्वाद में मीठे हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए खाने वाले आलू को 10 से 12 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इस तापमान पर आलू अंकुरित हो जाता है और उसमें कल्ले निकल आते हैं। कल्ले रोकने के लिए विशेष केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है।
आलू का एक निश्चित भाव मिलना मुश्किल होता है। ज्यादा उपज वाले साल में किसानों को बहुत कम भाव मिलते हैं और कम उपज वाले साल में ज्यादा। ऐसे में आलू का प्रसंस्करण कर और तरह तरह के उत्पाद बनाकर आप कीमतों की इस अनिश्चितता को खत्म कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मूल्य संवर्धन का गणित समझाते हैं ताकि आप ये जान जाएं कि आलू को सीधे बेचने के बजाय इसका प्रसंस्करण करना आपके लिए किस तरह ज्यादा फायदेमंद है। ज्यादातर किसान फसल उगाने के बाद सीधे मंडी ले जाते हैं और उसे बेच आते हैं। इससे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता। ज्यादा कमाई करनी है तो कुछ अलग करना होगा। फसलों का मूल्यवर्धन करना होगा और प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद बनाने होंगे। आपने दुकानों पर पोटैटो चिप्स और रेस्टोरेंट में महंगे फ्रेंच फ्राई बिकते हुए तो देखे ही होंगे। जरा सोचिए, किसान का आलू 10 रुपए 15 रुपए किलो बिकता है, जबकि रेस्टोरेंट में 100 ग्राम फ्रेंच फ्राई 40 से 50 रुपए और कहीं कहीं तो 100 से 200 रुपए तक हो सकती है। इसी तरह 73 ग्राम के पोटैटो चिप्स का पैकेट 30 रुपए में मिलता है। अगर आप किसान हैं और आलू उगाते हैं तो घर पर चिप्स या फ्रेंच फ्राई बनाकर बेच सकते हैं। छोटे कारोबार के लिए हमारे इंजीनियरों ने छोटी छोटी मशीनें तैयार की हैं। प्रसंस्करण और सब्जी के लिए आलू की अलग अलग किस्में होती हैं। इसलिए चिप्स या फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए आप प्रसंस्करण वाली किस्में ही बोए। इस तरह की किस्मों में शुष्क पदार्थ ज्यादा होता है और शुगर की मात्रा कम। वंदना जी, इसके बारे में बताइए कि आलू का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है। आलू का प्रसंस्करण हम लोग इस तरह से करते हैं। एक्चुअली जितनी भी हमारे पास प्रसंस्करण की प्रजातियां हैं वो हमें पता है सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती हैं काफ़ी अच्छे तरह से। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनका विधायन में, प्रोसेसिंग में, जिसे हम प्रसंस्करण कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। उसमें जो 2 मुख्य चीज़ें हैं वो मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को। जो ड्राई मैटर जिसे हम शुष्क पदार्थ कहते हैं आलू में, वो 20% से 20% से अधिक होना चाहिए, क्योंकि आलू में 80% भार है और 20% जो है वो शुष्क पदार्थ है उसमें। तो हमारा जितना आलू में ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ ज़्यादा होगा, हमारा जो उत्पाद है, बनेगा उत्पाद, वो उस क्रिस्प एकदम जिसे कुरकुरा कहते हैं हम, और खाने में अच्छा होगा। और दूसरी मुख्य चीज़ है वो है अवकारक शर्करा की मात्रा, जिसे हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स का जो लेवल है, हम कहेंगे उसे, जो हम मापते हैं वो 150 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रेश वेट, जो ताज़ा भार आलू के, उससे वो कम होना चाहिए। तो हमारा जो उत्पाद है वो काले रंग का नहीं पड़ेगा। चिप्स के लिए 45 से 85 मिलीमीटर गोल आकार वाला कंद चाहिए, जिसकी आंखें ज्यादा गहरी न हो। गहरी आंखों वाले कंद में ज्यादा मोटा छिलका उतारना पड़ता है। इससे वेस्टेज की समस्या आती है। छिलका उतारने के लिए वैसे तो मशीन मौजूद है, आप चाहें तो घर में इस्तेमाल होने वाले पीलर से भी ये काम कर सकते हैं। छिलका उतरे कंदों को तुरंत पानी में डुबोकर रख देंगे, वरना ये काले पड़ सकते हैं। इसके बाद मशीन से कतले बनाए जाएंगे। आलू का चिप्स बनाने के लिए जो आलू का शेप है, आकार है, वो 45 से अप टू 85 मिलीमीटर तक उसका जो आकार है वो होना चाहिए। आलू गोल, उसकी जो आंखें हैं वो उथली होनी चाहिए, यानी डीप नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि जब प्रोसेसर्स हैं वो लोग आलू का छिलका जब उतारेंगे तो उसमें जो लॉसेस हैं, जो प्रोडक्ट में लॉसेस हैं, वो नहीं होने चाहिए। इसलिए हम लोग उसके लिए ऐसी प्रजाति का चयन करते हैं। उसमें हमारी प्रजातियां हैं, जैसे कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी चिप्सोना 3 है। कतलों के बाद कालेपन से बचने के लिए फिर से इन्हें पानी से तुरंत धोया जाएगा और फिर ड्रायर की मदद से सुखा लेंगे। अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो सोखता कागज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद बारी है इन्हें तलने की, और सिंपल सी पैकिंग करके आप अपने खुद के बनाए चिप्स बेच सकते हैं। चिप्स के लिए गोल कंदों की जरूरत होती है, जबकि फ्रेंच फ्राई के लिए लंबा आलू चाहिए। इसका आकार 75 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर हो। आलू को सबसे पहले छीलेंगे और दोनों सिरे काट देंगे। फिर काला होने से बचाने के लिए पानी में भिगो कर रखें।
इसके बाद इस छोटी सी मशीन से इसके स्लाइस बना लेंगे और सुखाने के बाद 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यानी चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने के तरीके में कोई खास फर्क नहीं है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज आपको हम देवतला के किसानों के पास लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। किसानों की आय को उचित स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जो है ड्रिपिंग सिस्टम, मल्चिंग और फार्म पॉन्ड के लिए जो है हम लोग जो है प्रेरित हुए हैं। पहले हम पानी क्यारी के धोरा के द्वारा देते थे, अब हम ड्रिप के द्वारा देते हैं, उसमें पानी की बचत होती है। फार्म पॉन्ड बना के हमारी टिकाऊ खेती में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। मेरी आमदनी भी बहुत बढ़िया बढ़ गई है मेरी तो। बागवानी मिशन से आय दुगनी होने में बहुत अच्छा फायदा मिला। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 15 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक अपने ऊपर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।